कारीगर लोग कम होते जा रहे हैं अब, और कुछ नए लोग सीखना नहीं चाहते हैं। मेहनत का काम है कि जो भी पीस बने, समथिंग शुड बी यूनिक अराउंड द एरिया ऑफ वेयर द जेंटलमैन इज लिविंग। नोबडी कैन चैलेंज दैट सेम थिंग आई एम हैविंग माय होम। ये देखा गया है कि मेनली अमेरिकन और यूरोपियन लोग इस चीज़ के बड़े दीवाने होते हैं। बनाने वाले मुसलमान हैं, लेकिन ख़रीदता दुनिया का हर आदमी है। अजूबों में शामिल ताजमहल, जिसे संगमरमर के सफेद पत्थरों से बनाया गया है। संगमरमर के पत्थरों पर की गई कारीगरी हर टूरिस्ट को अपनी ओर खींचती है। इस बेहतरीन नक्काशी से आगरा और आगरा के आसपास के इलाकों के घरों का चूल्हा जलता है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जिनके पिता करीब 40 सालों से पच्चेकारी का काम करते रहे और आज उन्हीं के काम को आगे बढ़ा रहे हैं उनके बेटे इफ्तिखार अहमद। आइए उनसे जानते हैं कि कैसे पच्चेकारी की जाती है, क्या इसका पूरा प्रोसेस होता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है DNN 24 में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, कब से आप पच्चेकारी के काम से जुड़े हुए हैं? आपका ये पुश्तैनी काम नहीं है, वो मैं जानना चाहती हूँ। हम करीब 50 साल से 40 साल से तो जुड़े हुए हैं। जो भी काम किया मेरे वालिद ने किया, बेहतरीन डिज़ाइनर हैं वो। उनके डिज़ाइन की बदौलत हम भाई जो है आगे बढ़ाया इस काम को। नए नए डिज़ाइन, नए नए फूल बनाते हैं। पिताजी के साथ मैंने ये काम सीखा अपने वालिद साहब से, और उस काम को मैंने जारी रखा और बिजनेस के लेवल तक मैं उसको ले गया। मैं आपके फादर के बारे में जानना चाहूँगी। जैसा कि आप बता रहे थे कि वो आगरा में पहले थे जो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाया करते थे, उनका क्या बैकग्राउंड रहा वो बताइए। उनका बैकग्राउंड ये रहा कि शुरू में वो कारपेंट्री करते थे, लेकिन जब भाई ने देखा, उनके भाई ने यानी मेरे चचा ने देखा कि वो बहुत मेहनत का काम करते हैं और परेशानी होती है गर्मी में, तो उन्होंने ये काम सीखा। और काम भी क्या सीखा, उन्होंने बेहतरीन डिज़ाइन बनाए। अच्छा, उनका मेन खासियत ये थी कि नए नए चीज़ बनाना, बड़ा दिलचस्पी से उन्होंने ये काम किया। नए नए फूल बनाना, एक ही डिज़ाइन रिपीट नहीं करते थे वो, एक ही साइज़ में अलग अलग डिज़ाइन बनाते थे, जो कि दुकानदारों को बड़ा पसंद आता था और वो वहाँ देते थे एम्पोरियम्स को। सर, अगला सवाल मेरा ये है कि पच्चेकारी आपकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती है और आपके मुताबिक इसकी क्या डेफिनेशन है? हमारे अकॉर्डिंग डेफिनेशन पच्चेकारी की ये है कि ये ताजमहल से लिंक है, और ये पर्शियन वर्ड पर्चिनकारी से डिराइव हुआ है जी। और इसको जो है आगे बढ़ाया शाहजहाँ बादशाह ने, जिन्होंने सफ़ेद पत्थर संगमरमर पर इस काम को किया। जैसा कि आपने देखा होगा, ताजमहल में 2 तरह के काम हैं। बाहर दीवारों पर बड़ा काम है जो कि दूर से देख सकते हैं आप, और अंदर जो है सेनोटेफ एरिया में काम छोटा है जो कि करीब से आप देख सकते हैं, बारीक काम। तो पच्चेकारी का हमारी ज़िंदगी में ये रोल रहा कि हम तो सब पले बड़े इसी से, और बड़ा अच्छा रोल था उस वक्त। अब तो खैर इतना अच्छा नहीं है, कारीगर लोग कम होते जा रहे हैं अब, और कुछ नए लोग सीखना नहीं चाहते हैं। मेहनत का काम है। तो हमारे टाइम में तो पच्चेकारी बहुत ही अहमियत रखती थी। हम अपने इसी से पढ़े लिखे और इसी के थ्रू हम आगे बढ़े थे। बचपन से ही करता हूँ इस काम को। ये उंगलियाँ खिंच जाती है, वो तो सही हो जाती है, अपना एल भी डाल लेते हैं हम, सही हो जाती है, खून बंद हो जाता है, फिर काम करने लगते हैं। फिर निकलता है तो फिर एल भी डाल देते हैं। इस ढंग से काम करते रहते हैं, काम नहीं रुकता है। अगर आपने ताजमहल की खूबसूरती को बहुत ही तल्लीनता और प्यार से निहारा होगा, तो आपने ताज की दीवारों पर उकेरी हुई इनले आर्ट को भी गौर से
अपनी आंखों में पैबस्त किया होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के आर्काइव समेत कई दूसरी ऐतिहासिक रिपोर्ट्स में ये बात सामने आती है कि इनले आर्ट सबसे पहले इटली के शहर रोम में की जाती थी। वहीं 16वीं शताब्दी में इसके कुछ हिस्से यूरोप में भी नजर आए और वहां से धीमे धीमे इस शानदार कला ने मुगल दरबार में अपनी अहमियत दिखाई। यहाँ से इस कला को नई पहचान भी मिली। मुगल मलिका नूरजहां ने सबसे पहले इस कला से एतमाद-उद-दौला के मकबरे को सजाया था, जिसके बाद इस नायाब पच्चेकारी ने ताजमहल के हुस्न को बढ़ाने का काम किया। मुगल काल में इस कला को परचिनकारी या पच्चेकारी कहते थे। सर मेरा अगला सवाल ये है कि ताजमहल लोग बाहर से घूमने के लिए आते हैं और उस पर जो पत्थरों पर जो काम किया गया है पच्चेकारी का, वो हर टूरिस्ट को अपनी ओर खींचता है। तो इस पच्चेकारी का क्या इतिहास रहा है, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। इसका इतिहास के बारे में तो यही है कि इसको जो है प्रमोट और पैट्रोनाइज जो है शाहजहाँ बादशाह ने किया, लेकिन उससे पहले भी हमें कुछ नमूने मिलते हैं। अकबर बादशाह ने इसका इस्तेमाल किया है दूसरी तरह के डिज़ाइंस में, जैसे कि अकबर बादशाह ने वहाँ फतेहपुर सीकरी की मस्जिद में इस्तेमाल किया है इसके काम को, और फिर जहांगीर ने भी थोड़ा इस्तेमाल किया एतमाद-उद-दौला में दूसरे किस्म के डिज़ाइन, ज्योमेट्रिकल पैटर्न। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका जो बढ़ोतरी हुई है वो शाहजहाँ के टाइम में हुई है। शाहजहाँ ने इसको बहुत आगे बढ़ाया, ताजमहल की वजह से इसको ज़्यादा मिला। सर पच्चेकारी के काम के लिए ये जो अलग अलग रंग के जो पत्थर हैं, ये कहाँ से मंगाए जाते हैं और कितने तरीके के होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं? ये माल जो है अलग अलग जगहों से आता है, दुनिया के अलग अलग कोनों से। जैसे कि लैपिस लाजुली नीला पत्थर है, वो अफ़गानिस्तान से आता है। अब इम्पोर्टर हैं वो जयपुर में ले आते हैं और जयपुर से फिर यहाँ पर डीलर लाते हैं, उनसे हम लोग ख़रीद लेते हैं। तो ये डेले आते हैं, रॉक फॉर्म में आता है, इसको स्लाइस करा जाता है और जैसा आइटम बनाना होता है उसी हिसाब से वो साइज़ ले लिया जाता है। मेलाकाइट साउथ अफ्रीका से आता है, पौआ शैल होता है शाइनिंग, वो न्यूजीलैंड से आता है। कुछ स्टोन जो है इसमें इंडिया से भी आते हैं, तो तरह तरह के स्टोन इसमें इस्तेमाल होते हैं। लेकिन मेन चीज़ इसमें यह है कि ये किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन इनको स्लाइस फॉर्म में ही चाहिए काम करने के लिए, और उसको ट्रेस आउट करके फिर अपने साइज़ के हिसाब से वो निकाल लेते हैं। वेस्टेज भी होता है इसमें स्टोन्स का। जैसे कि मैंने देखा है कि अब छोटे पत्थरों की भी नक्काशी होती है और बड़े की भी होती है। क्या पच्चेकारी की भी कुछ अलग अलग टाइप्स या कुछ प्रकार होते हैं? पच्चेकारी के टाइप्स पहले तो एक ही किस्म की पच्चेकारी होती है, इसमें छोटा और बारीक काम होता था। लेकिन पिछले 20-30 साल से एक बड़ा काम भी होता है जिसको इमारती काम कहते हैं। इमारती का मतलब है कि इमारत से जुड़ा हुआ बड़ा काम होता है, उसमें फूल बड़े बड़े होते हैं, तो वो जल्दी बन जाता है काम। तो वो भी एक स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली दो तरह के, और तीसरे किस्म का है पिएट्राटूरा इनले, जो कि इटालियन डिज़ाइन भी बनते हैं यहाँ आगरे में, क्योंकि सस्ते पड़ते हैं तो इसलिए इटालियन डिज़ाइन भी बनवाते हैं टेबल टॉप्स में वो। सर मेरा अगला सवाल ये है कि आपके यहाँ पर पच्चेकारी का जो काम है किन किन चीज़ों पर किया जाता है, क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उसके बारे में बताएं। हमारे यहाँ प्रोडक्ट जो बनते हैं वो एक तो टेबल टॉप्स वगैरह बनते हैं। टेबल टॉप्स अब डिफरेंट शेप और साइजेस में आते हैं। ऑक्टेगनल बहुत ही पॉपुलर शेप है, और ऑक्टेगनल जो है 12 इंची से लेके 48 इंच, 50 इंच, 52 इंच, 56, किसी भी साइज़ में क्लाइंट मांगता है तो उसके हम डिज़ाइन बना देते हैं। और उसके अलावा रेक्टेंगुलर शेप में ये बनती हैं टेबल टॉप्स, स्क्वायर में जैसा क्लाइंट चाहता है वैसे ही हम बना देते हैं। इसके अलावा जो आइटम्स बनते हैं, प्लेट्स हैं, वॉल प्लेट्स, और ट्रेस बनती हैं, इसमें बॉक्सेस बनते हैं अलग अलग शेप और साइज़ में, और कोस्टर सेट्स होते हैं इसमें, और ये वाजेस होते हैं। तो ये तमाम आइटम बनते हैं इसमें, जिस चीज़ को भी चाहें आप उसमें बना देते हैं। मेन चीज़ वो है, हम एक ही इंटेंशन लेके चलते हैं कि जो भी पीस बने, समथिंग शुड बी यूनिक around the area of where the gentleman is living. Nobody can challenge that same thing I am having my home. तो एक एक पीस को जस्ट एक्सेप्शनल पीस ऑफ वर्क, एक पीस भी बन गया, इसमें दूसरा पीस नहीं मिलेगा हमें।
नहीं बनाएंगे इसमें। एक दफ़े बिक गया, ये ट्रेडिशन है, विल नॉट रिपीट दिस डिज़ाइन अगेन। और नई रिसर्च करते हैं इसके ऊपर भी कि डिज़ाइन अब ये बन गया, जिसके बाद ऐसा डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। ताजमहल देखने जाते हैं, जैसे ग्रे में मुमताज़ और शाहजहाँ की, वो उसमें बहुत फाइन काम किया हुआ है, तो उसको देख करके फिर ये तैयार करते हैं कि ऐसे ऐसे डिज़ाइन हमें इसमें देने चाहिए कि इम्प्रूवमेंट हो उसमें। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि पच्चीकारी करने का सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है और इसका जो पूरा प्रोसेस है शुरुआत से लेके एंड तक कैसे की जाती है पत्थरों पर नक्काशी? पहला स्टेप जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है डिज़ाइन। डिज़ाइन जो है मास्टर क्राफ्ट्समैन एक कागज़ पे बनाता है या उसके दिमाग में होता है, फिर वो ऑर्डर करता है कि भाई फूल बनाओ और ये पत्तियां बनाओ इसकी और बर्ड्स बनाओ, कलियां। उसके बाद फिर वो जो है डिज़ाइन सेट करता है अपने दिमाग से। उसके बाद क्या है कि इसका आउटलाइन लिया जाता है, फिर आउटलाइन लेने के बाद वो स्टोन रिमूव कर दिए जाते हैं, फिर एनग्रेविंग होती है, फिर वो स्टोन वापस ग्लू के द्वारा चिपका दिए जाते हैं उसमें। उसके बाद पॉलिशिंग का पार्ट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पॉलिशिंग के बाद फिर वाइट हो जाता है वो। और इसमें सबसे मेन काम जो है शेपिंग ऑफ द स्टोन्स, स्टोन शेप जो होते हैं वो मेन काम है। सर आपका ये जो काम है पच्चीकारी का, क्या आपके यहाँ बाहर से भी लोग यहाँ पर ख़रीदने के लिए आते हैं? और जैसा कि आपने बताया कि मेरी वेबसाइट है और मैं ऑनलाइन भी काम देता हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर हैं ऑनलाइन किस देश से और इंडिया में कहाँ से आते हैं? अब हिंदुस्तान में तो ताजमहल देखने सभी जगह के लोग आते हैं, बट ये देखा गया है कि मेनली अमेरिकन और यूरोपियन लोग इस चीज़ के बड़े दीवाने होते हैं और ताजमहल देखने के बाद वो अपने हिसाब से कोई ना कोई चीज़ यहाँ से ले जाते हैं। शुरू में तो ऐसा था कि सब फॉरेनर ही खरीदते थे, लेकिन अब हिंदुस्तान में बहुत लोग अपने घर पर ये काम करवाते हैं और ख़रीदते भी हैं। इकोनॉमी बदल गई है अब, और हिंदुस्तान के बहुत से लोग मंदिरों में काम कराते हैं, फर्शों में काम कराते हैं, होटलों में काम होता है, तो आप ये काम हर जगह देख सकते हैं। किसी भी पत्थर पर पच्चीकारी करने में कितना टाइम लगता है और उसका जो प्राइस है वो किस तरीके से डिसाइड किया जाता है? अच्छा, समय जो लगता है वो काम के हिसाब से लगता है। अगर ज़्यादा स्टोन होंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम स्टोन होंगे तो कम टाइम लगेगा। अब जैसे कि अगर एक ही क्वालिटी का काम है, अगर उसमें स्टोन्स कम हैं, 2 पीस ले लें, एक में स्टोन ज़्यादा उसी क्वालिटी के, तो जिसमें स्टोन्स कम होंगे उसकी प्राइस कम होगी, टाइम भी कम लगेगा, और जिसमें स्टोन ज़्यादा होंगे, ये तो रहा क्वालिटी वाइज। इसमें 3 फैक्टर होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि प्राइस और टाइम कैसे लगेगा। तो प्राइस जो है डिपेंड करता है, एक तो नंबर ऑफ स्टोन्स, क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप और टाइप ऑफ स्टोन्स यूज, कौन कौन से स्टोन आप यूज़ कर रहे हैं। अगर क्वालिटी सेम है, सब कुछ सेम है, अगर उस डिज़ाइन में कोरल यूज़ कर लिया तो कोरल की प्राइस उसके आइटम ज़्यादा हो जाएंगे। तो कभी कभी आप ये देखेंगे कि छोटा पीस जो है महंगा होता है बड़े पीस से, क्योंकि उसका फाइन वर्कमैनशिप होती है। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी फैक्ट्री में कितने कारीगर काम करते हैं और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके बारे में बताइए। हाँ, कारीगर तो सब लोकल ही होते हैं आगरे से, और इस काम को करने वाले ज़्यादातर जो हैं वो एक ही मज़हब के हैं और मुसलमान हैं, पच्चीकारी को, और काम तो दूसरे लोग भी कर लेते हैं। तो ये काम कोई ट्रेडिशनल वे में वो सीखते हैं अपने गुरु से, उस्ताद से, जिसको उस्ताद कहते हैं। कोई ट्रेडिशनल वो तो है नहीं स्कूल जहाँ पर ट्रेनिंग लेके फिर आके काम कर लें, तो वो बैठ जाते हैं किसी के पास और 4-5 साल में सीख पाते हैं, फिर वो काम करते हैं। बनाने वाले मुसलमान हैं, लेकिन ख़रीदता दुनिया का हर आदमी है। तो ये बड़ी हौसले की बात होती है। इससे क्या है कि भाईचारा बढ़ता है और लोग एक दूसरे के करीब आते हैं। बड़े इमोशनल वे से ख़रीदते हैं वो लोग, मेहनत को देखते हुए। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा ये पहल है कि बनाने वाले किसी और धर्म के लोग हैं और ख़रीदने वाले किसी और धर्म के। हमें पढ़ाई का शौक तो था बहुत, मगर हमारी मजबूरियां थी जो कि हमने इस पत्थर के काम को सीखा, और काम को सीखने के बाद में हमें एक हुनर मिला
और उससे हम अपने परिवार का पेट भरा। आगरे के काम में और जयपुर के काम में फर्क है, क्योंकि जो क्वालिटी आगरा के अंदर मिलती है वो क्वालिटी जयपुर के अंदर नहीं मिलती है। ये हैं मोहम्मद यूसुफ, जिनका मानना है कि डिज़ाइन पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं। टेक्नोलॉजी के दौर में अब ज़्यादातर डिज़ाइन कंप्यूटर की मदद से बनाए जाते हैं, जिन्हें बनाना आसान नहीं होता। पहले है ना डिजाइन मतलब पत्तेकारी का जैसे ताजमहल वगैरह में काम होता है, ऐसा काम होता था, फूल पत्ती वगैरह बनती थी। अब काम कंप्यूटर द्वारा आ रहा, उस काम में अब चेंजिंग हो गई, अब मेहनत का ज़्यादा, पहले से ज़्यादा मेहनत का हो रहा है। कंप्यूटर डिजाइन जो आ रहे हैं अब, ये कला इसलिए कम होती जा रही है, कारीगर कम होते चले जा रहे हैं क्योंकि इसमें मजदूरी नहीं है, और दूसरा अब लोग जो है काम करना भी नहीं चाहते हैं। ये लोग जो नई जनरेशन है वो पढ़ना चाहती है, तो वो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस है उन लोगों का जो है। तो बड़ी मुश्किल से जो है घर में अगर 4 बेटे हैं तो एक ही बेटा बड़ी मुश्किल से उसको जो है तो काम पे जो है वो सीख पाता है। वरना पहले 8,000 कारीगर थे, अब सिर्फ 2-2,500 कारीगर बचे हैं। तो अब यह है कि अब ज़माना बदल गया, तो इसलिए आदमी सब कंप्यूटराइज है, ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, तो इस वजह से जो है, और इसमें डाइंग आर्ट है ये जो है थोड़ा सा जो है अब नई जनरेशन इसको वो नहीं करती है जो। अब एक तो जैसे इसके ऊपर GST नहीं था पहले, तो GST 12% हो गया, तो दुकानों पे इसका भी लोड बढ़ा, तो कारीगर को उसको भी मजदूरी कम मिल रही है। एक तो ये GST हट जाए इस पे से, थोड़ा सा गवर्नमेंट इसको इंसेंटिव वगैरह दे कारीगरों के लिए कुछ थोड़ा सा जो है, तो उससे थोड़ा यह है कि कारीगर जो है उसमें जो है आना स्टार्ट हों, इसमें थोड़ा सा जो है उनकी मजदूरी बढ़े, और गवर्नमेंट भी अगर ध्यान दे कि स्किल बना दे कि इस आर्टिस्ट की इतनी मजदूरी दी जाएगी, इतनी इसकी दी जाएगी, तो उसमें थोड़ा सा जो है। और एक ये स्टोन के हिसाब से भी इसकी प्राइस होती है, तो वो प्राइस जो है 3 रुपये 4 रुपये पर पीस के हिसाब से, तो वो भी प्राइस बढ़े 5 रुपये 7 रुपये 8 रुपये, तो उसमें मजदूरी अगर बढ़ेगी तो वो आएंगे फिर कारीगर उसमें जो है। इसलिए मजदूरी कम है तो इसलिए नहीं आते कारीगर जो है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अपने इस कला से, अपने कारीगरों से, इन सबको एक साथ लेते हुए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? इसमें तो मैं यही कहूँगा कि ये जो काम है बड़ा मेहनत का काम है, और लोग इसको बड़ी दिलचस्पी से करते हैं, और जिनको दिलचस्पी होती है वही करते हैं काम, मेहनत का काम है। तो जितने लोग इसको ख़रीदेंगे तो उनकी हौसला अफजाई होगी, और वो लोग काम को आगे बढ़ाते चलेंगे। तो आजकल तो लोग काम घरों में कराते हैं, होटलों में कराते हैं, मंदिरों में कराते हैं। बस इस आर्ट को मैं यही चाहता हूँ कि ये विलुप्त ना हो। बहुत ही खूबसूरत आर्ट है, नई नई चीज़ों को देख के हम भी बड़े खुश होते हैं, नए नए आइटम बनते हैं, और नए नए लोग आएँ इसमें सीखें और इसको जारी रखें। बस यही मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा यही है। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर इफ्तिकार अहमद, जिन्होंने पच्चेकारी के बारे में बताया, उसके इतिहास के बारे में बताया, और कैसे उनके फादर नए नए डिज़ाइन जो हैं वो ईजाद करते थे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़, इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ देखने के लिए देखते रहिए DNN 24। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।